कल हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के लिए। चलो आगे लिखो। आगे लिखो, सुचालक ठोस गोले के लिए, सुचालक ठोस गोले के लिए तीव्रता एवं विभव। सुचालक ठोस गोले के लिए सुचालक ठोस गोले के लिए तीव्रता एवं विभव। सुचालक ठोस गोले के लिए तीव्रता एवं विभव। चलो ध्यान दो, फार्मूला भी और ग्राफ भी। तीव्रता इनसाइड 0, विभव इनसाइड के क्यू बाय कैपिटल आर। तीव्रता सतह, तीव्रता सतह के क्यू बाय आर स्क्वायर। वी सतह के क्यू बाय आर। तीव्रता आउटसाइड बाहर की ओर के क्यू बाय आर स्क्वायर। विभव बाहर की ओर के क्यू बाय आर। लिखो बच्चा, लिखो पहले फार्मूला, लिखो पहले फार्मूला। भौराए मत जा कहीं। ऐसा ब्लॉक हुई कि वापस नहीं आएगी। एक बच्चों स्टॉप करो। इधर थोड़ा ग्राफ भी देखो, इधर थोड़ा ग्राफ भी देखो तब बनाना। ये रहा सुचालक, ध्यान सुनना बच्चों, आवाज आ रही है ना सबको? ये सर क्लियर है। ठीक है, मत कर लो एक जो कि एक। चलो है ये बच्चा सुना, सुचालक, सुचालक में आवेश सिर्फ सतह पर होता है। सुचालक में आवेश सिर्फ सतह पर होता है, चाहे वो ठोस हो या हॉलो हो, कोई फर्क ना पड़ता है। सुचालक में आवेश सिर्फ सतह पर होते हैं। इसके बहुत सारे लॉजिक है, इसके बहुत सारे लॉजिक है। ऐसे सोचो, इस पेन पर मैंने आवेश दे दिया, धन आवेश। तो सपोज 2 धन आवेश दिया है, 1 2, तो दोनों ने क्या किया? प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित बल के कारण दोनों आवेश दूर भागते हुए यहां पहुंच गया। तो ऐसा ही हुआ कि आवेश तुमने कहीं अंदर दिया, लगा प्रतिकर्षण बल, भागते भागते क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो सुचालक है। कुचालक होता तो नहीं भाग पाता। कुचालक में जहां आवेश दोगे वही रहेगा, सुचालक में वो भाग सकता है। तो सपोज तुमने आवेश दे दिया अंदर, प्रतिकर्षण बल लगा, सुचालक है, मूव कर सकता है, भागते हुए आ गया सतह के ऊपर। ठीक है, तो सुचालक में आवेश सिर्फ सतह पर होता है, अंदर आवेश नहीं है। पढ़ोगे जब आगे का नियम, गॉस का नियम, अंदर आवेश नहीं है, इसलिए अंदर की तीव्रता कितनी होती है? 0। अंदर आवेश नहीं है तो अंदर की तीव्रता होती है 0। तो अंदर क्षेत्र होता ही नहीं, अंदर क्षेत्र होता ही नहीं है, अंदर है 0 0 0 0 0। सतह पर तीव्रता महत्तम। और कल भी पढ़े थे, बिंदु आवेश के लिए जब दूर जाते हैं, बिंदु आवेश से दूर जाते हैं तो तीव्रता कम होती है। तो ये है दूर जा रहे हैं तो तीव्रता ये कम हो रही है। ये ग्राफ रहा किसका? तीव्रता का। तो ग्राफ ये नीचे क्यों नहीं आया? सेम का सेम ग्राफ आया था आपके एग्जाम में, ग्रेविटेशन में वो नीचे आ गया था। क्यों? सुनो ध्यान से, क्योंकि ये प्लस आवेश है और कल पढ़े थे प्लस के लिए तीव्रता प्लस से दूर इधर जा रहा है और इधर है तो पॉजिटिव की ओर है। बट बच्चा यही ग्रेविटी होता ना, यही ग्रेविटी होता तो ग्रेविटी के लिए जो क्षेत्र होता है वह मास की ओर होती है, तो ग्रेविटी के लिए ग्राफ इधर होता तो वो ग्राफ नीचे आ जाता। एनीवे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में धन आवेश दूर जा रहा, उधर प्लस, इसलिए ग्राफ प्लस है। नीचे, नीचे विभव, नीचे विभव। अब पहले आप ग्राफ बना लो फिर हम समझाते हैं। बना लो बच्चा दोनों पहले ग्राफ। ग्राफ पहले बना लो फिर समझाते हैं।
सर हेडिंग क्या है? कल जहां से पढ़े तो उसके आगे है, हेडिंग था सुचालक गोले के लिए तीव्रता एवं विभव। हेडिंग है सुचालक थैंक यू गोले सर। के लिए, हाँ हेडिंग है आज का सुचालक गोले के लिए तीव्रता एवं विभव। ये सर बन गया डायग्राम। जल्दी से लेट से आने वाले फटाफट बना लो, फटाफट बना लो, फिर मैं समझाता हूं। किसी एक को मैंने ब्लॉक किया आज, उसे दो यार, तुम्हारे घर में आसपास मम्मी पापा सबका आवाज आएगा तो अभी से हमको क्या पूरे क्लास में किसी को पसंद नहीं आएगा, तो उसको मैंने ऐसा ब्लॉक किया दोबारा एंट्री नहीं हो पाएगी। आपके बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके घर वाले का आवाज है उससे मुझे बहुत दिक्कत है। उतार लिया, मैं फिर से समझा दूं। यस सर। चलो स्टॉप करो, ध्यान सुनो बच्चा। कल हम लोग डिराइव कर चुके थे, कल हम डिराइव किए थे बिंदु आवेश के लिए विभव का फॉर्मूला KQ/R, तो दोबारा डिराइव करना नहीं है, रटना ही है। अब ये बिंदु आवेश है, सब आप लगा रहे हो गोले में। बच्चा ही बताओ, ध्यान सुनो, कोई चीज छोटा या बड़ा डिपेंड करता है दूरी पर, डिपेंड करता है दूरी पर। अब गोला है, अब मान लो कोई इस गोला है और काफी दूर से दिख रहे हो तो तुम बोलोगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एनीवे, तो जो फार्मूला बिंदु आवेश के लिए था KQ/R², विभव का फार्मूला KQ/R, वही फार्मूला देखो है KQ/R², और KQ/R यहां चलो कर दिया मैंने, RO कर दिया, मतलब आउटसाइड। कौन सी दूरी? आउटसाइड वाली। सर दूरी कहां से नापेंगे? सेंटर से। दूरी सेंटर से ये R आउटसाइड, ये सतह का ये R है, ठीक है, और अंदर के लिए जो भी लेंगे, ठीक है, ये दूरी है आउटसाइड R। तो फार्मूला कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, वही का वही बिंदु आवेश के लिए कल पढ़े थे, तीव्रता KQ/R², विभव KQ/R, सेम का सेम हो गया, सेम का सेम हो गया। सतह पर सेम का सेम, अगर सतह पर जाएंगे तो सतह की दूरी कैपिटल R है, तो वही का वही फार्मूला। सिर्फ अंदर तीव्रता जीरो। अंदर क्यों जीरो? अंदर आवेश नहीं है, आवेश सभी बाहर है, इसलिए अंदर तीव्रता जीरो होती है। और तीव्रता जीरो हो गई, कल पढ़ाए थे, कल लिखे थे E बराबर -dV/dr, कल लिखवाए थे E बराबर -dV/dr। अगर E जीरो हो जाए तो V होगा नियत। कांस्टेंट क्वांटिटी का अवकलन क्या होता है? जीरो। तो जब E हो गया जीरो तो V क्या हो गया? नियत। E हो गया जीरो तो V क्या हो गया? नियत। उतार लो। अच्छा, हो सकता है, और सो बच्चा, हो सकता है ऑप्शन में आवेश नहीं हो, तो आवेश की जगह क्या लिखेंगे? सिखाए थे आवेश वाले चैप्टर में, सुनो, अगर ऑप्शन में आवेश नहीं हो तो बच्चा आवेश सिर्फ सतह पर होता है तो यूज करते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर आवेश अपॉन क्षेत्रफल पढ़ाया गया था आपको, तो आवेश बराबर हो गया सिग्मा इंटू 4πr²। तो यदि ऑप्शन में आवेश की जगह सिग्मा हो, आवेश की जगह सिग्मा हो, तो आवेश की जगह लिख देना सिग्मा इंटू 4πr², लिख लो, हो गया। ये हो गया गोलीय सुचालक, सुचालक के लिए हो गया ये तीव्रता और विभव। चलो इसको हटा रहा है बच्चों, हटा दो इसको। यस सर। यस सर। अगला, अगला लिखो कुचालक गोले। सुचालक में प्रतिकर्षण बल, आवेश गति कर सकता है और आ गया सतह पर, बट कुचालक में बल तो लगेगा, बट कुचालक आवेश को गति करने देगा नहीं, तो जहां आवेश दोगे वही रहेगा। देखो अगले, कुचालक, कुचालक ठोस गोले के लिए, कुचालक ठोस गोले के लिए तीव्रता एवं विभव, कुचालक ठोस गोले के लिए, कुचालक ठोस गोले के लिए तीव्रता एवं विभव, कुचालक ठोस गोले के लिए तीव्रता एवं विभव, ठीक है। तो कुचालक गोले में आवेश जहां दोगे वही रहेगा, तो कुचालक गोले में लिख दो, मैं पहले फार्मूला लिख दो, पहले फार्मूला हम, तो विभव वाला और तीव्रता वाला,
यहां भी एक्स्ट्रा बहुत याद करना नहीं है, बाहर का फॉर्मूला वही होगा जो भी पढ़े थे, इसे हम उल्टा कर रहे हैं। तीव्रता में कोई चेंज नहीं, वही का वही फॉर्मूला, तीव्रता बाहर साइड तो के क्यू बाय आर बार का स्क्वायर। विभव निकालना है बाहर तो के क्यू बाय आर आउटसाइड। तीव्रता और विभव के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, बाहर और सतह के लिए, बाहर और सतह के लिए कोई चेंज नहीं, जो भी चेंज आता है सिर्फ अंदर के लिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सेम का सेम फार्मूला ग्रेविटेशन में भी काम आता है। ठीक है, ये हो गया आउटसाइड पहले दिया मैंने। अब आओ ई सतह, यहां भी कोई चेंज नहीं। एस फॉर सरफेस, कोई चेंज नहीं। के क्यू बाय सरफेस की दूरी के क्यू बाय आर स्क्वायर। विभव सरफेस सेम का सेम के क्यू बाय आर सतह की दूरी। तो ये तो दो वही हो गया जो बिंदु आवेश का था, जो सबका कॉमन है। एक्स्ट्रा है अंदर, और इंपॉर्टेंट अंदर वाला ही है, ई इनसाइड। अब आवेश अंदर भी है तो तीव्रता अंदर भी होगा, बस यही थोड़ा सा फॉर्मूला रटना है। के क्यू, ये आर स्क्वायर को आर क्यूब बना देना। अब एक एक्स्ट्रा आर नीचे लग गया तो ऊपर भी एक आर एक्स्ट्रा, और ये आर लगा दो इनसाइड वाली दूरी। सबसे बड़ा फॉर्मूला विभव वाला है, विभव इनसाइड। विभव इनसाइड के क्यू, नीचे 2r क्यूब, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस r इनसाइड का स्क्वायर। सबसे बड़ा यही फॉर्मूला है। थोड़ा सा हाँ ठीक है, बच्चों अभी लिखना मत आप। आइए इधर बनाए ठोस गोला। इस बार जो है आवेश सब जगह है, कुचालक है, कुचालक में आवेश जहां दोगे वही रहेगा। कुचालक में जहां आवेश दोगे वो वही रहेगा। ये कुचालक पर आवेश दे दिया गया। अब अंदर भी आवेश है तो अंदर भी तीव्रता होगा, अंदर भी तीव्रता होगा। अंदर समानुपाती दूरी है तो अंदर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और बाहर कल भी पढ़ाए थे अति परवलय, दूर जाएंगे तो कम होगा। ग्राफ पहले, अब बच्चा पहले आप बना लो और फिर मैं समझाऊंगा। विभव दूरी, तीव्रता दूरी, बाहर के लिए यूज किए हैं आर आउटसाइड, सतह के लिए कैपिटल आर, और अंदर के लिए आर इनसाइड। बच्चों बना लो पहले अब। ये सबसे, ये सेम का सेम फार्मूला ग्रेविटेशन में, सेम का सेम फार्मूला ग्रेविटेशन में काम आएगा। सेम का सेम फार्मूला ग्रेविटेशन में काम आएगा, होता तो पहले। ये सर हो गया। हो गया। अब सुनो यहां से, जानो द लॉजिक। सेंटर पर कल भी डिस्कस किए थे, ई जीरो हो तो वी जीरो होने की गारंटी नहीं है।
पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी 0 है, बट पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व विभव 0 नहीं है। वैसा ही यहाँ पर केंद्र पर तीव्रता 0 है, लेकिन विभव तो महत्तम है। ऐसा क्यों है महत्तम? सुनो लॉजिक से। कल पढ़ाए थे विभव होता क्या है। एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर आओ। अब तुम बताओ, अनंत से लेकर आओगे, अब किसी ने अनंत से लाकर सतह तक रखा और किसी ने अनंत से लाकर सेंटर तक ले गया, तो अधिक काम किसको करना पड़ा? सेंटर पर। बच्चों विभव होता क्या है? कल पढ़ाया गया था, अनंत से लाकर जहां पर रखोगे जितना काम करना पड़ेगा उस बिंदु का वो विभव होता है। तो तुम अनंत से आवेश को लेकर आओगे, किसी ने अनंत से लेकर सतह तक आया और किसी ने अनंत से लेकर सेंटर तक गया, तो अधिक काम किसने किया? सेंटर वाले ने। अधिक काम किसकी किया? सेंटर वाले ने। इसे सेंटर पर विभव क्या है? ज्यादा, सतह की तुलना में। तो सेंटर पर विभव सबसे ज्यादा है और कम हो रहा है। आवेश, बच्चा फिर पढ़ो, सुनो पढ़ाए थे आवेश में। आवेश किसी लाइन पर हो तो लैम्डा यूज करते हैं, सतह पर हो तो सिग्मा यूज करते हैं, और अंदर बाहर हर जगह हो तो रो का यूज करते हैं। रो को बोलते थे आयतनिक आवेश घनत्व। तो पढ़े थे रो बराबर आवेश अपॉन आयतन, तो आवेश बराबर रो इंटू आयतन। अगर ऑप्शन में आवेश नहीं रहा तो रो इंटू आयतन से हटा सकते हैं। चलो ये हो गया। तो अपने सिलेबस में क्या क्या सुन सकते हो, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बिंदु आवेश पढ़ चुके कल, कुचालक हो गया, सुचालक हो गया, 3 हो गया। अगला लिखो, अगले का सिर्फ तीव्रता इंपॉर्टेंट है, विभव नहीं है। क्यों नहीं बता देंगे। लिखो अगला, अगला लिखो, आवेशित चादर एवं प्लेट के लिए, आवेशित चादर एवं प्लेट के लिए तीव्रता एवं विभवांतर, आवेशित चादर एवं प्लेट के लिए तीव्रता एवं विभवांतर लिखना ब्रैकेट में। चलो लिखने का बाद निकालेंगे। आइए फिर दूसरों हम क्या लिखवाने वाले थे बेटा। अभी तक पढ़ रहे थे विभव, और आवेशित चादर या प्लेट के लिए हम विभवांतर पढ़ते हैं, विभव क्यों नहीं पढ़ते तो आगे समझाएंगे। ठीक है, तो आवेशित चादर और आवेशित प्लेट, आवेशित चादर और आवेशित प्लेट के लिए तीव्रता एवं विभवांतर, तीव्रता एवं विभवांतर। तो पहले ये समझो कि चादर और प्लेट में अंतर क्या है। चादर जो ठंड थोड़ा जो कम हो रहा है तो आप जो यूज करते उसको चादर बोलते हैं, और जब ठंड बहुत ज्यादा यूज करते थे, जब वो रजाई थी तो उसको प्लेट बोलते थे। कुछ ऐसा? जल्दी बताओ, चादर और प्लेट में अंतर जल्दी बोलो बच्चा, चादर और प्लेट में अंतर। यस सर, ऐसे ही समझ लीजिए। सर एक बार हेडलाइन रिपीट कर दीजिए। तुम कहाँ थे? अभी आए। आवेशित चादर एवं प्लेट के लिए तीव्रता एवं विभवांतर। चलो अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, नॉर्मल वर्ड में प्लेट जो मोटा हो उसको पूरी कॉपी को बोलो प्लेट है, और एक पेज फाड़ के निकाल दो तो सिर्फ वो सीट है, चादर है वो। तो प्लेट और सीट नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग यही समझते हैं कि पूरी कॉपी जो मोटी है उसको बोलोगे तुम प्लेट है, एक पेज फाड़ के निकाल दो तो सर वो शीट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट ये है, प्लेट में आवेश का 2 लेयर होता है। जैसे मान लो ये हाथ है, ये हाथ है, आवेश दे दिए, इधर भी आवेश है, इधर भी आवेश है, तो तुम इस हाथ को बोलोगे प्लेट है। और कुछ ऐसा किए सिर्फ एक ही साइड आवेश दिए, दूसरी साइड आवेश नहीं है, तो आवेश सिर्फ एक साइड हो, आवेश का सिर्फ एक लेयर हो, आवेश का सिर्फ एक परत हो, तो उसके लिए यूज करते हैं चादर। तो प्लेट में आवेश के 2 लेयर होते हैं और चादर में आवेश के 1 लेयर होते हैं। आइए, इसीलिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लिख दो मैंने फॉर्मूला। आइए रुको पहले, तो ये रहा प्लेट, ये रहा प्लेट। प्लेट का मतलब यही है बच्चा, आवेश दोनों साइड दे दिए, आवेश की 2 परत हैं। और अगर नॉर्मली अपने बुक में डायग्राम ऐसा बना होता चादर का,
ये है चादर। तो चादर में आवेश का सिर्फ एक लेयर है, बट यहां मैंने एक डायग्राम और बना दिया, ये बना दिया कि दिखने को लगे प्लेट और आवेश सिर्फ एक ही साइड है, तो वो काम करेगा चादर की तरह, ये काम करेगा चादर की तरह। ऊपर के लिए फार्मूला जो पढ़ोगे गॉस के नियम में, डेरिवेशन थोड़ा समझा देंगे, यहां तो रटना है। ऊपर वाले के लिए तीव्रता का फार्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नीचे आवेश का लेयर उसकी तुलना में आधा है, तो नीचे वाले के लिए तीव्रता का फार्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां दिखा दो तीव्रता की दिशा भी। पहले पढ़े थे धन आवेश के लिए आवेश से दूर जाता है, तो इधर भी धन आवेश से इससे दूर जा रहा है। लिखो पहले यहां तक। ऊपर क्या है? प्लेट। नीचे क्या है? चादर। ऊपर है प्लेट, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में शीट, चादर। प्लेट और शीट। सिग्मा तो पता ही है, सिग्मा क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश। सिग्मा होता है एकांक क्षेत्रफल के लिए आवेश। उतार लो बच्चा। यस सर। ठीक है, लिख लिया? यस सर। हाँ, अब सुनो, अब ध्यान दो। इसमें मान लो एक पॉइंट कहीं यहां पर V2 है और यहां पर V1 है, और दोनों के बीच की दूरी अगर L है, तो यहां पर विभवांतर पूछा जाएगा V2 माइनस V1। तो तीव्रता में दूरी से मल्टीप्लाई कर देना। तीव्रता मल्टीप्लाई बाय दोनों की दूरी अगर L है तो L कर देना। सर ये किस फॉर्मूले से आपने लिखा? E बराबर पढ़े थे और आगे फिर पढ़ोगे अच्छे से। E बराबर विभवांतर अपॉन दूरी। E बराबर माइनस dV अपॉन dr। तो विभवांतर निकालना हो तो E इंटू दूरी, तो बस मैंने E और इंटू दूरी। सेम चीज यहां पर भी, सेम चीज यहां पर भी, नीचे वाले के लिए भी विभवांतर V2 माइनस V1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू दूरी। लिख लो। ये हो गया सीट और प्लेट के लिए। लिख लिया? यस सर। ये हो गया सीट और प्लेट। हाँ, ये समझा दें कि यहाँ विभव क्यों नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ विभव क्यों नहीं पढ़ा जाता है, एक वर्ड में सुन लो। लेकिन अभी भी तुमको यहाँ 75% समझ में आएगा, लेकिन कुछ तो समझ में आएगा। यार कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और विभव क्या होता है? विभव होता है अनंत से किसी को लेकर आओ और जितना कार्य करना पड़े उसको बोलते हैं विभव। तो यदि ये विस्थापन को अनंत कर दें तो अनंत इंटू बल अनंत हो गया, तो कार्य अनंत करना पड़ेगा, तो विभव भी अनंत होगा।
तो विभव अनंत होगा, इसलिए विभव नहीं पढ़ा जाता है। कुछ समझ में आया? विभव क्या होता क्या है? थोड़ा सा अभी पूरा नहीं चमकेगा, रुक जाओ अभी। अभी हम तुमको कंफ्यूज कराएंगे। अभी तुमने सही चीज बोला, अब तुमको उल्टा घुमाएंगे। फिर सुनो, विभव होता क्या है? अनंत से किसी को लेकर आओ, जितना कार्य करना पड़े, अनंत से लेकर किसी को आओ, जितना कार्य करना पड़े, उसको विभव बोलते हैं। उसको विभव बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग, ठीक है, तो अनंत से लेकर आएंगे। तो अब आप प्लेट के लिए आपने देख लिया, लाए अनंत से, तो कार्य अनंत, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, विस्थापन अनंत, तो विभव अनंत। ये समझ में आ गया? अब मैं बोलूं, तब जब विभव अनंत है, तो जब प्लेट का अनंत हो गया, तो गोले का अनंत क्यों क्यों नहीं हुआ? वहां भी तो अनंत से लाते हैं। अब सोचो, सीट और प्लेट समझा दिया मैंने, ठीक है, कि अनंत से लेकर आए तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, विस्थापन अनंत होगा तो कार्य अनंत होगा, कार्य अनंत होगा तो विभव अनंत होगा। ये समझा दिया। अब मैंने बोला, जब प्लेट के लिए अगर ये सही है, तो गोले में ये टेक्निक क्यों लगाए? गोले का विभव क्यों पढ़ते हैं? ये जवाब दो कोई। सर उसमें रेडियस होती है गोले में, इसमें रेडियस नहीं होती चादर। नहीं, और सोचो, और सोचो, और सोचो, और सोचो। प्लेट पतला होता है। हाँ तो गोला छोटा ले ले, छोटा सा बिंदु आवे से। और कोई सोचो, और कोई सोचो, और कोई सोचो, और कोई सोचो। प्लेट में दोनों तरफ आवेश होता है इसलिए। जो जहां सीट और प्लेट का लिखा है, एक लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट है, वहीं वहीं से तुम सोचना, उसी लाइन से सोचना कुछ सर क्या बोलना चाह रहा है। लिखो लिखो, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिखिए, चादर एवं प्लेट के लिए तीव्रता, चादर एवं प्लेट के लिए तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। चादर एवं प्लेट के लिए तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए इसलिए इसके द्वारा इसलिए इसके द्वारा बना क्षेत्र इसलिए इसके द्वारा बना विद्युत क्षेत्र समरूप कहलाता है। इसीलिए इसके द्वारा बना विद्युत क्षेत्र समरूप कहलाता है। अब सोचो, ये मतलब अब यहां से सोचो, लिंक करो, उसका आंसर ढूंढो। सबने दूरी पर क्यों निर्भर नहीं करता है बच्चा? ई का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, इसमें दूरी है ही नहीं। इसे तुमसे पूछा जाए प्लेट से 5 मीटर दूरी पर और प्लेट से 10 मीटर दूरी पर, तो बोलना तीव्रता सेम है। प्लेट और चादर का, सिर्फ प्लेट और चादर, बाकी सबका दूरी पर निर्भर करता है। प्लेट और चादर की क्षेत्र जो है वह दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अब ढूंढो उसका आंसर, अब ढूंढो उसका आंसर, जल्दी ढूंढो, टाइम नहीं है अपने पास। अब कुछ बोलो। दूरी पर निर्भर सर्कल में रेडियस लेते हैं इसके तो। चलो मैं फिर से बोलता हूँ, अब दो पर आंसर बोलते हैं। यार, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन तब लगाते हैं जब नियत बल हो, ठीक है। और प्लेट और चादर के लिए नियत विद्युत क्षेत्र होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो जो बल है वो कांस्टेंट है, और दूरी लाए अनंत, तो कांस्टेंट इंटू अनंत, कार्य हो गया अनंत। लेकिन जो बाकी चीज था ना, तुम सोचो, गोले के लिए अनंत पर जाओ तो तीव्रता ही नहीं है। अरे गोले के लिए जाओ अनंत पर, तो तीव्रता का फॉर्मूला k q आर स्क्वायर, तो आर अनंत, अनंत पर गए तो वहां पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो वहां खिसकाने में कार्य करना नहीं पड़ा। इसलिए एक्चुअल में बोलो कि गोले और गोले के लिए जो है वह विद्युत क्षेत्र जो है वह असमरूप है, काफी दूर गए तो काफी कम है, इसलिए अनंत नहीं आ रहा है। बाकी लॉजिक होता है इंटीग्रेशन से, ठीक है, जो हम लोग किए थे, ठीक है। बट मेन चीज है, सीट और प्लेट के लिए सब जगह विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, और अनंत से लाए तो कार्य बराबर कांस्टेंट इंटू अनंत, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अनंत अनंत होता है, इसलिए कार्य अनंत तो विभव अनंत। एनीवे, ये तो कोई पूछेगा नहीं, बस याद रखना, सीट और प्लेट के लिए विभव नहीं विभवांतर पूछा जाता है। चलो, ये हो गया सीट और प्लेट। और अपने सिलेबस में क्या है? एक है रेखीय आवेश। पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ एक साथ करेंगे। अगला लिखो, अगला लिखो,
अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के लिए, अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के लिए तीव्रता एवं विभव, अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के लिए, अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के लिए तीव्रता एवं विभव। आइए देखा जाए। अनंत लंबाई की रेखीय आवेश है, मतलब एक तार पर आवेश है, तार पर आवेश है, लंबाई अनंत है, तार पर आवेश है, ये रहा। इसका भी फॉर्मूला यहां पर रखना है, जब पढ़ाएंगे गॉस का नियम बताएंगे आता तो कैसे है। तीव्रता का फार्मूला, तीव्रता का फार्मूला 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। यहां से आर दूरी पर तीव्रता धन आवेश के लिए आवेश से दूर, ये है तीव्रता। फार्मूला 2k लैम्डा बाय आर, जहां लैम्डा क्या है सर ने पहले सिखाए थे, लैम्डा होता है आवेश अपॉन लंबाई, जिसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तीव्रता 2k लैम्डा बाय आर। यहां भी इसका विभवांतर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आएगा नहीं। यहां भी विभव नहीं विभवांतर पढ़ा जाता है, यहां भी विभवांतर पढ़ा जाता है। एक पॉइंट यहां पर V2 है, एक पॉइंट V1 है। V2 की दूरी यहां से R2 है, V1 की दूरी यहां से R1 है। बट ये श्योर रहना, विभवांतर यहां अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। V2 माइनस V1, चलो इसको थोड़ा बताते हैं आता कैसे है। बेटा आप रखना ही, सुनो, कोशिश करना। E बराबर माइनस dV अपॉन dr होता है, तो dV निकालने के लिए माइनस E इंटू dr किया जाता है। E का फॉर्मूला बाहर कर लो, माइनस 2k लैम्डा अंदर dr अपॉन r, ठीक है। इधर V1 से V2, इधर आ जाएगा V2 माइनस V1, ध्यान देना। अब लाए अनंत R2 और R1, ठीक है। तो यहां रखा मैंने R1 और यहां रखा R2। जब करते हैं इंटीग्रेट तो आता है यहाँ पर लॉग हो जाता है। चलो आप तो रख लो डायरेक्ट, यार कहाँ करोगे। देखो अब लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन होगा लॉग एक्स, इसलिए लॉग आ जाता है। तो 2k लैम्डा आप तो डायरेक्ट रख डालो, लेकिन फिर भी नहीं आएगा ये विभवांतर। 2k लैम्डा लॉग R1/R2, जो बड़ा है R1 हम बड़ा दिख रहा है, ये है विभवांतर। बट फिर भी विभवांतर नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है और आएगा भी नहीं। चादर, प्लेट और ये हो गया रेखीय आवेश के लिए तीव्रता और विभवांतर 2k लैम्डा लॉग R1/R2। चलो बस इतना ही अपने सिलेबस में। हाँ एक और है डायपोल, डायपोल हम लोग से पूरा डायपोल ही पढ़ेंगे। डायपोल अगली क्लास में सिर्फ आपको डायपोल ही पढ़ाया जाएगा। चलो अब यहां तक बच्चा एक बार फटाफट देख लो फार्मूला। अब यहां तक सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, अब यहां तक सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो क्लास का पहला क्वेश्चन,
आया था ये जेई मेन में क्वेश्चन। ये एक आवेशित प्लेट है, आवेशित प्लेट है, और इस प्लेट में क्या किया गया, इस प्लेट में ऊपर रस्सी बांध करके एक बॉल को लटका दिया गया। बॉल कुछ ऐसा भाग रहा था। ऐसा क्यों भाग रहा था? क्योंकि प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण। बॉल यहां पहुंच गया, ये कौन है? थीटा। अब सुनो कंसेप्ट। उस बॉल पर लगने वाला बल, बॉल का भार mg नीचे, रस्सी में तनाव टेंशन t इधर है, ये कौन? थीटा है। तो ये भी कौन? थीटा है। इस t को ऊपर ले जाओ तो लिखना t cos थीटा, और t को इधर लाएंगे तो t sin थीटा, और प्लस ने उसको प्रतिकर्षित किया तो एक बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान सुनना, कूलम का नियम लगता है सिर्फ दो बिंदु आवेश के बीच। अब ये तो बिंदु आवेश तो है नहीं, ये है बिंदु, बोल सकते हो छोटा गोला है, ये बिंदु आवेश है। कंसेप्ट सुनो, दो बिंदु आवेश हो तो कूलम का नियम लगाते हैं, अब बिंदु आवेश नहीं हो तो आप में इसको बताओ क्या करते हैं? जल्दी बोलो। कूलम का नियम, दो बिंदु आवेश हो तो, अगर एक प्लेट है और एक बॉल है, उसके बीच बल निकालना है तो कूलम का नियम नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो बल निकलेगा कैसे? जल्दी बोलो बच्चों, सोचो। कूलम का नियम नहीं लगे तो क्या करेंगे? सर QE से। बिल्कुल सही आंसर आपका। जिसको नहीं पता था बच्चे, कॉपी में कहीं ऊपर कहीं नोट कर लो, कॉपी में कहीं नोट कर लो। कूलम का नियम सिर्फ दो बिंदु आवेश के लिए लगाया जाता है। कूलम का नियम सिर्फ दो बिंदु आवेश के लिए लगाया जाता है। बिंदु आवेश नहीं होने की स्थिति में, बिंदु आवेश नहीं होने की स्थिति में F बराबर QE लगाएं। बिंदु आवेश नहीं होने की स्थिति में F बराबर QE लगाएं। बिंदु आवेश नहीं होने की स्थिति में F बराबर QE लगाएं। ठीक है, आइए। तो ये जो बल है, वापस आ बच्चों, टी साइन थीटा ने किसको बैलेंस किया? टी साइन थीटा ने बैलेंस उसको करता जो ठीक अपोजिट हो, और ठीक अपोजिट कौन है? एफ ई। एफ ई स्टेप बढ़ा दिए, टी साइन थीटा एफ ई, और एफ ई का फॉर्मूला क्यू ई। क्यू और ई आज पढ़ाया गया था, प्लेट है, और प्लेट के लिए ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन देखो, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। तो टी कॉस थीटा के अपोजिट कौन है? mg, और इसको डिवाइड कर दो तो टी टी कट गया, तो tan थीटा किसके बराबर? q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट mg। बच्चों पर उतार लो, मैं फिर समझाऊं कुछ, इतना उतार लो। ये सर हो गया। हो गया? चलो फिर चलो, कंपोनेंट लेते क्यों हैं? लेते इसलिए हैं कि वही बल बैलेंस करता है जो उसके ठीक विपरीत हो। रस्सी अपनी ओर खींचता है तो ये रस्सी इसको अपनी ओर खींच रहा है, और mg नीचे है तो t और mg ठीक विपरीत नहीं है। वही बल बैलेंस करता है, वही संतुलित करता है जो ठीक अपोजिट हो, तो t और mg ठीक अपोजिट नहीं है, इसलिए t का लिया कंपोनेंट। ठीक है, ये कौन थीटा, तो ये कौन थीटा?
टी को इधर ले गए, सिखाए थे थीटा पर कंपोनेंट कॉस थीटा, ऊपर ले गए तो टी कॉस, नीचे लाए तो टी साइन। अब ठीक अपोजिट हो गया, टी साइन थीटा एफ ई के अपोजिट, टी कॉस थीटा एम जी के अपोजिट, अपोजिट कर दिया बैलेंस। अब आईआईटी वाले ने क्वेश्चन दिया था ना, वहां जो ऑप्शन था, ध्यान सुनना, वहां जो ऑप्शन था सिग्मा समानुपाती साइन थीटा, एक ऑप्शन था सिग्मा समानुपाती कॉस थीटा, और एक था सिग्मा समानुपाती tan थीटा। जब बच्चे ने यहां देखा सिग्मा और साइन थीटा, किसी बच्चे ने ये टिक मारा, किसी बच्चे ने यहाँ सिग्मा और ये tan थीटा, तो सिग्मा समानुपाती tan थीटा। इसमें तो कोई डाउट नहीं था कि ऑप्शन में सिग्मा में या तो साइन थीटा है या तो सिग्मा में tan थीटा है, ये तो चलो हट ही गया। अब कंफ्यूजन था ऊपर वाला टिक मारा है या नीचे वाला टिक मारा है। सोचो बच्चों, किसको टिक मारा है? सर नीचे वाला। 10 ऊपर वाले से तुमको क्या प्रॉब्लम है? सर बल बैलेंस नहीं था उस टाइम। अच्छा, मैं ये थोड़ी लॉजिक हुआ यार। और बोलो कोई, ऊपर वाले में क्या दिक्कत है या नीचे वाले में क्या दिक्कत है? ऊपर वाले में टेंशन है, नीचे वाले में टेंशन नहीं है। हाँ, तो आंसर सही यही है, लेकिन लॉजिक गलत है। लिख लो पहले, इसको हटाते फिर समझाते लॉजिक। लिख लो पहले, लिख लो पहले फिर समझाते हैं लॉजिक। सही है, सिग्मा समानुपाती tan थीटा। बच्चों लिख लिया? हटाओ इसको। यस सर। अब सुनो, बहुत बेसिक चीज है, ध्यान से सुनना यार। ये सबको पता होता है कि घनत्व बराबर मास अपॉन आयतन होता है, तो मास बराबर घनत्व इनटू आयतन। ठीक है? अब तुमसे कोई बोले कि मास समानुपाती आयतन, मास समानुपाती आयतन, क्या ये सही है या गलत है? द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, द्रव्यमान समानुपाती आयतन, सही है या गलत है? जब सीधे बोलूं मैं तुम्हारे, ध्यान सुनो तो, अब मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। अपनी बॉडी के लिए, हम बात करें अपनी बॉडी के, तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे बॉडी के लिए मास समानुपाती आयतन नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? मान लो आपके बॉडी से दो जगह हम निकाले समान आयतन का, एक गाल से निकाले, एक काट के यहां से निकाले, ठीक है, और एक तुम्हारे यहां से काट के निकाले हैं, दो पीस निकाले, ठीक है, एक यहां से निकाले और एक इधर से निकाल लिए, दोनों का आयतन सेम था। तुमको लगता है दोनों का मास सेम होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? यहां सिर्फ मसल्स बाहर आए और यहां से बोन भी बाहर आ गए, यहां से भारी चीज बाहर आ गए। ध्यान सुनो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मास समानुपाती आयतन तब बोलना है जब घनत्व नियत हो। तो क्या अपने बॉडी का घनत्व नियत है? नहीं है। अपने बॉडी का बोन का डेंसिटी, मसल्स का डेंसिटी, हर बॉडी के हर जगह डेंसिटी सेम नहीं है। इसे अपनी बॉडी के लिए कहना गलत है कि मास समानुपाती आयतन। अपनी बॉडी के लिए कहना गलत है मास समानुपाती आयतन। हाँ, तुम्हारे घर में कोई दरवाजा है, ठीक है, तुम उसके लिए बोल सकते हो, क्यों? तो दरवाजा जो है वो बना हुआ है, सब जगह आयतन क्या है? सेम है, सब जगह सेम डेंसिटी क्या है? तो ध्यान से बच्चों, मास समानुपाती आयतन तब बोल सकते हैं जब सभी जगह की डेंसिटी सेम हो। हम लोग की बॉडी की डेंसिटी सब जगह सेम नहीं है। कुछ ऐसे बॉडी है जिसकी डेंसिटी सेम होती है। आपके घर में कोई ईंट रखा हुआ है तो ईंट की सब जगह ईंट में डेंसिटी सेम होती है। तो सिंपल लॉजिक ये है, समानुपाती तभी बोलते हैं जब समानुपाती तभी बोलते हैं जब बाकी सभी चीज
क्या हो, कांस्टेंट। तो बच्चों इस सिग्मा समानुपाती, इसमें सही था, तुम्हारा आंसर में टेंशन था, और टेंशन था परिवर्तित राशि। तो बहुत बेसिक मैथ था कि समानुपाती तभी बोलते हैं जब बाकी सभी चीज क्या हो, नियत हो। इसलिए आंसर ये सही था कि ऊपर वाले में टी और टेंशन था वेरिएबल। बट ध्यान रखना, समानुपाती तभी बोलते हैं जब बाकी सभी चीज क्या हो, नियत हो। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन लगेगा क्वेश्चन ये कैपेसिटर का है, लेकिन यही से काम आएगा। जब पढ़ोगे कैपेसिटर, ऐसे समझो दो प्लेट है, एक प्लेट पर प्लस दे दिए, कहने को प्लेट है बट आगे से एक ही साइड है। ऐसा क्यों हो गया सर? क्योंकि मैंने प्लस माइनस दिया दोनों पर, लेकिन आकर्षण बल के कारण सभी प्लस माइनस पास आ गए। तो दिखने को लग रहा है प्लेट है, लेकिन फॉर्मूला किसका लगेगा, सीट का। अगला क्वेश्चन, डायग्राम बनाओ और निकालो, प्लस माइनस है, आकर्षण बल होगा, निकालो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। देखो दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बताएं। कूलम का नियम मत लगा देना। दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बताएं। दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बताएं। सर क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। चलो बच्चा ध्यान दो, कूलम का नियम लगाना नहीं है तो क्या लगाना है, F बराबर QE। बेटा समझो, मान लो इस प्लेट का नाम 1 दे दिए, दूसरे का नाम 2 दे दिए, तो मुझे अगर बल निकालना है 1 पर, क्या सुनो, बल अगर निकालना है 1 पर निकालना है तो आवेश लेना 1 का और तीव्रता लेना 2 का। कंसेप्ट ये है, F बराबर QE, जिस पर बल चाहिए उसका आवेश और दूसरे का तीव्रता। तो F1 चाहिए, 1 पर लगने वाला बल, तो आवेश 1 का और तीव्रता 2 का। F1 ठीक है, Q इंटू तीव्रता उसका। अब एक ही साइड आवेश हो तो चादर का फार्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ बल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बल कर दिया, और सिग्मा पढ़े थे Q अपॉन एरिया, तो आंसर आ गया Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। ये हो गया बल। अब ये बल 1 पर निकला या 2 पर निकला, न्यूटन के तीसरे नियम से जितना बल 1 पर लगेगा उतना ही बल 2 पर लगेगा, दोनों पर बल का परिमाण सेम होगा। आंसर Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो गया बच्चा Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लिख लिया? यस सर। एक चीज यहां पर और लिख लो, बल अपॉन एरिया कहलाता है दाब। बल अपॉन एरिया कहलाता है दाब। तो अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में बनाएं, अगर हम दाब बना दें कि कितना दाब लगाएगा, तो दाब का फॉर्मूला होता है बल अपॉन एरिया, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और एक ए और आ गया, और Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बच्चों पढ़ाया गया था, सिग्मा होता है आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों जानते हो, पहले लिखो, इतना सुनाते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दाब का। ये फॉर्मूला यहाँ नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यूनिट एंड डायमेंशन में। आजकल ये नहीं आता है, वैसे आजकल तो इतना सिंपल हो गया कि वो भी आने लगा है, फिर भी आएगा, डायरेक्ट आएगा। बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? तो लंबा तरीका सिग्मा का लिखो, एप्सिलॉन को लिखो। जिस बच्चे को पता है और ये तो दाब है, ये तो दाब है, तो सीधे टिक मार देगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जिसको नहीं पता होगा तो लंबे तरीके से लिखेगा। तो याद रखना सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है? दाब है, प्रेशर है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दाब का फार्मूला है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर विद्युत दाब। इसको बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर विद्युत दाब। देख लिया? यस सर। अगला क्वेश्चन, ये आप ट्राई करना है भी। 2 अनंत लंबाई का तार है, 2 अनंत लंबाई का तार है। बताना है दोनों तार के बीच लगने वाला बल। दोनों तार पर लगने वाला बल, तार पर आवेश है इसकी λ1 λ2 और दोनों के बीच की दूरी d है। कोशिश करो। 2 अनंत लंबाई की तार है, दोनों के बीच कितना बल लगेगा? कूलम का नियम मत लगा देना। कूलम का नियम मत लगा देना बच्चा। टू के λ1 λ2 L/R। d है। चलो चलो r तो बोलते, चलो r ही कर देते हैं। इसका तो आंसर सही है। क्या ना बच्चों, बल का फॉर्मूला हमेशा बिंदु आवेश नहीं है तो क्यू ही लगाना है। तो सपोज मैं 1 पर निकाल रहा हूं तो आवेश लेना है 1 का, तो ई लेना है 2 का। और न्यूटन के तीसरे नियम से दोनों बल एक ही आएगा। फिर अगले स्टेप में सिर्फ मैंने बल बना दिया। बल आवेश लोग 1 का, तो आवेश है वहां तो लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा पढ़े थे आवेश अपॉन लंबाई, तो आवेश बराबर लैम्डा इंटू लंबाई। तो आवेश को लिखा लैम्डा इंटू लंबाई। तीव्रता पढ़ाया गया था, रेखीय आवेश के लिए ई का फार्मूला 2 के लैम्डा बाय आर। बस इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बल नहीं, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पूछा जाता है। F/L 2 के λ1 λ2 बाय R। टू के λ1 λ2 बाय R, इसको बोलते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। इसको बोलते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। सर एक बार और बता दीजिए। 2 बिंदु आवेश के बीच के लिए कूलम का नियम लगाते हैं। बिंदु आवेश नहीं हो तो बल का फार्मूला QE लगाते हैं। तो बल का फार्मूला QE लगाना है। आवेश 1 का तो E2 का लेंगे। आवेश 1 का, आवेश तो यहाँ तो लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा पढ़ाया गया था आपको, लैम्डा होता है आवेश अपॉन लंबाई, तो आवेश बराबर लैम्डा इंटू लंबाई। तो इस आवेश को लिखा लैम्डा इंटू लंबाई। और तीव्रता आज ही पढ़े थे, ई का फार्मूला रेखीय आवेश के लिए 2 के लैम्डा बाय आर। एल को नीचे ले आए, आ गया। ठीक है, चलो। तो अभी आपको आधा घंटा कम पढ़ा रहे हैं। क्या सोच के कम पढ़ा रहे हैं सर? सर कम क्यों पढ़ा सकते हो?